Hello everyone, welcome to the Engraver classes. I'm Shalini and this is your 7th class NCERT Polity videos, and today we are going to explain chapter 3rd. Okay. In your previous class you have read about the local government, that how does it work. As we know that there are three levels, three type of the government. We can say the local level, the state level and the national level. So in your previous class you have studied about the local level, and in this class we will discuss about the state government. Okay, and what is state government and how does it work, state government. So let's move ahead. Let me clear one thing. First of all, what is the government? As we have read earlier also, the term government refers to the government departments and various ministers who head them. In other words, we can say that government is departments of various ministers who lead and provide major things in particular area from where they are selected for their representatives. In our previous class, we have studied that what a government is. Government means it is a system. It is a department. Government is a department of various ministers जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स को देखते हैं, उनको मॉनिटर करते हैं, उनको मैनेज करते हैं और पब्लिक को फैसिलिटीज़ जो हैं वो अवेलेबल करवाते हैं. ओके, सो ये जो डिपार्टमेंट्स हैं इनके जो हेड होते हैं वो कौन होते हैं? मिनिस्टर्स. और ये मिनिस्टर्स कौन होते हैं? जिन लोगों को हम अपना रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं. ओके, हमने पढ़ा ना कि गवर्नमेंट बनती कैसे है. हमारी गवर्नमेंट कैसी है? एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है. और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या होता है? पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव एंड दीज रिप्रेजेंटेटिव फर्दर become the ministers. Okay, and these ministers overall manage the government or the functioning of the government. Okay, so every state in India is divided into different constituencies on the basis of population. From each constituency the people elect one representative who then becomes a member of the legislative assembly, MLA. In your book also, the very starting of the chapter, discussion has been given where two friends are discussing about something. I'm not going to explain the whole discussion here. The main thing is that there a word come MLA and the legislative assembly. So we are going to discuss these two terms at the state level. जब हमने पढ़ा कि जो गवर्नमेंट है वो क्या है, जब हम अब लोग अपने पब्लिक अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनती है, तो वो जो रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते हैं वो कैसे चुने जाते हैं. हमने पढ़ लिया कि इलेक्शंस होते हैं, लेकिन उस इलेक्शन का बेस क्या होता है, कौन कैसे चुनता है, प्रोसीजर क्या फॉलो होता है, और फिर जो चुने जाते हैं वो आगे काम कैसे करते हैं, वो मिनिस्टर्स कैसे बनते हैं. इन्हीं सब चीज़ों को हम पढ़ने वाले हैं. तो सबसे पहली चीज़ हम यहाँ पर ये देखें कि जो इंडिया है वो अलग अलग स्टेट्स में बटा हुआ है ना, और हर स्टेट को भी आगे और छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है. किसके बेस पर? पॉपुलेशन के बेस पर. क्लियर. तो पॉपुलेशन के बेस पर हमने क्या किया, हर स्टेट को कुछ और पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और हर पार्ट जिसे हम क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंसी कहते हैं. ठीक है, उस हर पार्ट में से क्या होता है? एक रिप्रेजेंटेटिव चुना जाता है. अब सपोज ये एक एरिया है, ठीक है, इस एरिया को हमने इन 4 हिस्सों में बांट दिया, तो हर एरिया से क्या होगा? अलग अलग पार्टीज़ के कैंडिडेट्स जो हैं वो खड़े होंगे, है ना. हो सकता है इस एरिया से एक ही कैंडिडेट हो सकता है इससे 4 हो, इससे 5 हो, इससे 3 हो, अलग अलग लोग खड़े हो सकते हैं, लेकिन चुना कौन जाएगा? कोई एक ही, जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे, है ना, वही तो विनर होगा. तो इस तरीके से हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक लीडर जो है वो चुन लिया जाता है वोटिंग के थ्रू, और वही लीडर जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? MLA, यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. अब लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होती है आगे हम पढ़ने वाले हैं इसके बारे में. लेजिस्लेटिव असेंबली, अब जैसे ये MLAs हैं जितने भी अलग अलग एरिया, जैसे हमने यहाँ पे 4 एरिया का एग्जांपल लिया ना, 4 पार्ट्स का, जिसे हम कंस्टिट्यूएंसी कह रहे हैं. तो इन चारों पार्ट के जो MLA हैं वो कहीं बैठ करके, उनका कोई ना कोई ऑफिस तो होगा ना जहाँ पर बैठ करके वो डिस्कशन करेंगे, प्लानिंग करेंगे, मैनेजमेंट होगी. तो वो जो ऑफिस है उनका एक तरीके से हम कह सकते हैं उसी को लेजिस्लेटिव असेंबली हम कहते हैं. क्लियर. तो हर स्टेट की जो होती है एक लेजिस्लेटिव असेंबली होती है. डन. चलिए आगे चलते हैं.
तो MLA, who is an MLA? A member of the Legislative Assembly, MLA, is a representative elected by the voters of an electoral district or constituency to the legislature of state government. ठीक है, वही चीज़ आपको समझा दी कि जो हमने स्टेट को अलग अलग पार्ट्स में बांटा, जिसको हम क्या कह रहे हैं, इलेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट या कॉन्स्टिट्यूएंसी, और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो है एक जो है मेंबर को चुना जाता है, एक रिप्रेजेंटेटिव जो इलेक्ट किया जाता है वोटर्स के थ्रू। अब वोट्स कौन देते हैं? जो 18 और अबव 18 है ना, दोज हु हैव द राइट टू वोट, वो सभी लोग क्या करते हैं, वोटिंग करते हैं और अपने लीडर को चुनते हैं, और जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिल जाते हैं वो क्या बन जाता है, MLA। क्लियर? आ गई आपको बात समझ में? तो ये आपको दिखाई दे रहे हैं ना हमारे MLA साहब, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, आपको पता है मैं आपको हर वीडियो में होमवर्क देती हूँ, तो अब आपको यहाँ पर अपने अपने एरिया के MLA का नाम लिखना है। क्लियर? तो आप बताएंगे कि आप कौन से एरिया से बिलोंग कर रहे हैं और आपके एरिया का जो MLA हैं वो कौन है। क्लियर? चलिए अब हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी। वैसे तो हम समझ चुके हैं, लेकिन चलो पढ़ते हैं इसको। द इलेक्शंस आर हेल्ड बाय डिवाइडिंग द होल कंट्री or a state into a number of representative areas called constituency। पूरे देश को, ये देखो ये आपको मैप में नज़र आ रहा है ना, ये अलग अलग स्टेट्स है। ये देखो ये आपकी कौन सी स्टेट आ गई, कलर चेंज कर लेते हैं हम, कौन सा कलर लें, ब्लू कलर ले लेते हैं। चलो ये देखो ये आपको नज़र आ रही है यहाँ पर, ये आपकी कौन सी स्टेट आ गई, ये राजस्थान। इधर ये आपको ग्रीन ग्रीन ये नज़र आ रहा है, ये क्या है, गुजरात है। ठीक है, तो ये अलग अलग स्टेट्स हैं, लेकिन इन स्टेट्स को भी आप ध्यान से देखो, ये देखो और इनके टुकड़े करे हुए पार्ट्स में इनको डिवाइड किया हुआ है। तो किस बेस पर बटे हुए हैं, ये बटे हुए हैं पॉपुलेशन के बेस पर। ठीक है, किसके बेस पर हैं ये, पॉपुलेशन, यानी कि अलग अलग एरियाज को हम पॉपुलेशन एक डिसाइड कर लेते हैं कि इतने इतने लोगों का एरिया हमें डिवाइड करना है। पहले टोटल पॉपुलेशन हम काउंट करेंगे, फिर उसको हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो इस पॉपुलेशन के बेस पर जो एरिया हमने बांट दिया उसे हमने क्या कह दिया, कॉन्स्टिट्यूएंसी। दस अ कॉन्स्टिट्यूएंसी इज अ फिक्स्ड एरिया विद अ बॉडी ऑफ वोटर्स और रेजिडेंट्स विद स्ट्रॉन्ग वोटिंग राइट्स। तो अब ये जो हम कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बात कर रहे हैं, एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी, इसमें रहने वाले लोग जो हैं वो क्या करेंगे, अपने एरिया में जितने भी लोग खड़े हुए हैं, कैंडिडेट्स वोटिंग के लिए खड़े हुए हैं, उन सबको क्या देंगे, वोट देंगे, जिनको वोटिंग राइट्स हैं। वोटिंग राइट आप पढ़ चुके हैं, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है ना, तो वो आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से देयर आर सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंसीज ईच फॉर असेंबली इलेक्शंस एंड पार्लियामेंट्री इलेक्शंस। तो जैसे हमने पढ़ा ना कि होल कंट्री और स्टेट, यानी कि पूरे देश को और स्टेट को भी बांटा जा सकता है। पहले पूरे देश को बांटते हैं, उसके बाद हम स्टेट्स को बांटते हैं। तो दो इलेक्शंस होते हैं ना, आप जानते हैं, असेंबली इलेक्शंस और पार्लियामेंट्री इलेक्शन। असेंबली इलेक्शंस अगर आपको मोटे तौर पे मैं समझाऊं, जैसे हम PM चुनते हैं अपना, तो वो वाले जो इलेक्शंस होते हैं ना उसको हम असेंबली इलेक्शंस कहते हैं। और जो हम अपने CM चुनते हैं, चीफ मिनिस्टर चुनते हैं, वो क्या कहलाता है, पार्लियामेंट्री, यानी कि स्टेट लेवल का जो इलेक्शन होता है। क्लियर? तो असेंबली इलेक्शन और पार्लियामेंट्री इलेक्शन दोनों के लिए जो है कॉन्स्टिट्यूएंसीज अलग अलग बनाई जाती हैं। क्लियर? यहाँ तक आपको आया समझ में? चलो, तो अब ये देखो यहाँ पर आपको राजस्थान के एग्जाम्पल से मैं यहाँ पर समझा रही हूँ। इधर देखो आप, ये राजस्थान स्टेट दी हुई है। पहले अगर हम देखें, ये पूरी क्या है, इंडिया। अब ये इतना पोर्शन अगर हम निकाल लें तो ये क्या है हमारा, राजस्थान, ये वाला हिस्सा राजस्थान है ना। तो पिछली स्लाइड में हमने देखा था कि हर स्टेट को क्या किया गया था, पॉपुलेशन के बेस पर अलग अलग हिस्सों में बांट दिया गया था। तो ये वाली स्लाइड देखो आप, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, ये राजस्थान हमने अलग से इधर निकाल लिया। अब जब इसको हमने यहाँ पर निकाल लिया तो ये आपको नज़र आ रहा है, देखो अलग अलग हिस्से नज़र आ रहे हैं ना। ये देखो ये 132, 133, 122, ये 15, ये 12, ये 6, 3, 4, 1, 2 है ना। तो ये अलग अलग एरियाज जो हैं हमने इनको पॉपुलेशन के बेस पर और भी कई हिस्सों में हमने इसको बांट दिया। तो ये क्या कहलाएंगे, हर एक एरिया जो है ये क्या कहलाएगा, कॉन्स्टिट्यूएंसी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ें आपके लिए लिखी गई हैं। अ लिस्ट ऑफ मेंबर्स रिप्रेजेंटिंग द स्टेट ऑफ राजस्थान इन द राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली। ये जो अभी हमारे पिछले इलेक्शन में ना उसके हिसाब से आपको बताए गए हैं। तो देयर आर करेंटली 200 मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली।
अब टोटल हम देखें तो कितने मेंबर्स होते हैं, 200 होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी के 73 सीट्स मिली है, और जो इनेलो यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है इसको 112 सीट मिली है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 73 और 112, यानी कि अब देखो इसको समझने की कोशिश करो आप, ये जो इतने सारे एरियाज़ हैं, अभी जैसे मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू समझाया, सपोज ये एक एरिया, इसको हमने क्या किया, 4 हिस्सों में हमने बांट दिया, ये एक कॉन्स्टिट्यूएंसी, ये 2, ये 3 और ये 4, ठीक है। अब इन एरियाज़ में क्या हुआ, अलग अलग जो कैंडिडेट्स हैं वो खड़े हुए हैं। मान लो इस एरिया में एक मेंबर जो है वो किसका खड़ा हो गया, बीजेपी का, एक एरिया खड़ा हो गया किसका, आपका, इसमें कितने हो गए, 2 कैंडिडेट्स खड़े हैं। अगर यहीं पर अगर हम देखें इस एरिया की अगर हम बात करें, मान लो यहाँ पर हम मान ले एक बीजेपी का एक ही खड़ा है, ठीक है। अगले एरिया में हम देखें, यहाँ पर एक आम आदमी पार्टी का खड़ा है, एक बीजेपी का खड़ा है, एक कांग्रेस का खड़ा है, ठीक है, एक निर्दलीय जिसे हम कहते हैं खड़ा है। तो यहाँ पे कितने हो गए, 4 5 मान लो यहाँ पर खड़े हो गए। और इस एरिया से हम देखें तो यहाँ पर भी एक बीजेपी का खड़ा है, एक आम आदमी पार्टी का खड़ा है, एक कांग्रेस का खड़ा है। तो यहाँ पर कितने हो गए, 3 हो गए, ठीक है। तो अब यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 5 है, हर पार्टी के अलग अलग कैंडिडेट्स खड़े हो रहे हैं, है ना। तो क्या होगा, हम वोट जो जिसको एक ही को वोट देना है ना, तो जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे जिस पार्टी के कैंडिडेट को, वही क्या कहलाएगी, आपकी विनर पार्टी, ठीक है, जो जीत जाएगी, जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं उसे को हम विनर कहते हैं ना। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है, देखो तो जैसे टोटल सीट्स यहाँ पर देखी हैं तो उसमें कितनी 73 जो है वो किसको मिल गई, बीजेपी को, और 112 किसको मिल गई हैं, कांग्रेस को, और बाकी जो बच गई हैं वो थोड़ी थोड़ी जो है जो बाकी की पार्टीज़ हैं वो उनमें बढ़ जाती हैं, ठीक है। जैसे अगर हम मान लें किसी एक कॉन्स्टिट्यूंसी, जैसे हम यहाँ पर जैसे आपकी बुक में 2003 का एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है, 2003 के अंदर यहाँ पर दिखाई गई है जो आपका, जब यहाँ पर दिखाई गई है सीट 68, ठीक है, टोटल जो आपकी हैं 68 कॉन्स्टिट्यूएंसीज दिखाई गई हैं, ठीक है। इसमें आपके जो 43 मेंबर्स हैं वो किसके आ गए हैं, आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस के आ गए हैं। 16 मेंबर जो हैं वो किसके आ गए हैं, बीजेपी के। 3 मेंबर जो हैं वो कोई जो दूसरी पार्टीज़ हैं उनके आ गए हैं, और इंडिपेंडेंट जो निर्दलीय, जैसा भी मैंने आपको कहा था, उसको कितने मिल गए हैं, 6, ठीक है। तो ये क्या हो गई, 68 टोटल, जब आप इसका करोगे तो कितना आएगा, 68 आएगा, यानी कि जो 68 जो सीट्स हैं वो इन लोगों में बढ़ गई हैं। तो सबसे ज़्यादा किसको मिली हुई है, देखो 43 है ना, आईएनसी कांग्रेस को। तो ये क्या कहलाएगी, विनर हो गए, जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे वही तो विनर होंगे ना। तो ये एक एग्जाम्पल जो 2003 के अकॉर्डिंग आपकी बुक में दिया है। तो इस तरीके से जो सीट्स हैं वो डिवाइड हो जाती हैं। तो अब जो पार्टी सबसे ज़्यादा वोट लेके गई है ना, जिस एरिया से, तो अ पॉलिटिकल पार्टी हुज MLAs विन मोर देन हाफ द नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन द स्टेट गेट द मेजॉरिटी। तो जिसको आधे से ज़्यादा वोट मिल जाते हैं, आप कह सकते हैं हाफ द नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी इन द स्टेट गेट दी मेजॉरिटी। अभी जैसे हमने यहाँ पर 4 कॉन्स्टिट्यूएंसी पढ़ी है ना, तो आधा कितना हो गया, 2। अब सपोज तीनों जगह पर बीजेपी का कैंडिडेट जीत गया, तो क्या होगा, बीजेपी के कैंडिडेट क्या बन जाएंगे, रूलिंग पार्टी बने, मतलब बीजेपी जो होगी वो क्या कहलाएगी, आपकी रूलिंग पार्टी, यानी कि जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिले, ठीक है। द पॉलिटिकल पार्टी इज कॉल्ड दी रूलिंग पार्टी, ऑल दी अदर मेंबर्स आर कॉल्ड अपोजिशन। और बाकी के जो बच गए हैं, चाहे वो अलग अलग पार्टी से हैं, चाहे वो एक पार्टी से हैं, होंगी तो अलग अलग ही होंगी, क्योंकि सिर्फ 2 पार्टीज तो होती नहीं है, कितनी सारी पार्टीज हैं, है ना। तो बाकी की जो बच जाती है उसको क्या कहते हैं, अपोजिशन। क्लियर। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है रूलिंग पार्टी एंड अपोजिशन पार्टी। क्लियर, इतना आया आपको समझ में। चलिए आगे चलते हैं। अब हमने देखा कि गवर्नमेंट बन तो गई, अब जो MLA चुन लिए गए हैं और रूलिंग पार्टी बन गई है, अपोजिशन पार्टी बन गई है, तो अब ये काम कैसे करेंगी, वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट कैसे होगी। तो द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इंक्लूड्स, जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, यानी कि जो सरकार है वो किस किस से मिलकर बनती है, गवर्नर, स्टेट लेजिस्लेचर एंड मिनिस्टर, ठीक है। एवरी स्टेट इन इंडिया हैज़ अ लेजिस्लेटिव असेंबली। अभी मैंने आपको बताया था कि हर स्टेट की क्या होती है, एक लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। जैसे राजस्थान की हम बात करें तो ये कहाँ है, जयपुर के अंदर, ठीक है। तो एंड ड्यूरेशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली इज 5 ईयर। 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं ना, तो इसकी जो ड्यूरेशन है वो कितनी होती है, 5 साल होती है। द हेड ऑफ द स्टेट इज गवर्नर,
जो हेड होते हैं वो गवर्नर होते हैं, while the head of the government consists of the council of minister headed by the चीफ मिनिस्टर। यानी कि जो रूलिंग पार्टी होती है, जो अभी हमने पीछे पढ़ा ना, जो पार्टी जीत जाती है, जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं, तो उनमें से एक जो कैंडिडेट होता है सबसे जो ऊपर, जिसे हम कह सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, चीफ मिनिस्टर। और जो चीफ मिनिस्टर होते हैं वो क्या करते हैं, जो बाकी के एमएलएज होते हैं उनको अलग अलग डिपार्टमेंट्स दे करके उनको क्या बना देते हैं, मिनिस्टर्स बना देते हैं। ठीक है, द चीफ मिनिस्टर देन सेलेक्ट्स अदर पीपल एज मिनिस्टर्स, and after the election it is the governor of the state who appoints the chief minister and the other ministers। क्लियर? यानी कि जो गवर्नर होते हैं वही चीफ मिनिस्टर और बाकी के जो मिनिस्टर्स हैं उनको चुनते हैं। बाकी के मिनिस्टर्स कौन से होते हैं, जो रूलिंग पार्टी के जो एमएलएज होते हैं ना, वही अलग अलग मिनिस्टर बनाए जाते हैं। द लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी हु फॉर्म्स द गवर्नमेंट इज द चीफ मिनिस्टर। ठीक है, तो ये चीज़ें आ गई आपको समझ में कि किस तरीके से ऑर्गेनाइज होती है जो गवर्नमेंट है हमारी। अब देखिए क्या होता है, आगे की फंक्शनिंग कैसे होती है। द लेजिस्लेटिव असेंबली इज अ प्लेस वेयर लीडर्स डिबेट एंड डिस्कस ऑन इम्पॉर्टेंट इश्यूज एंड मेक इम्पॉर्टेंट बिल्स। अब हमने अपनी पिछली क्लासेस में पढ़ा है कि जो एमएलएज होते हैं या जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव, हमने पढ़ा था ना कि जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो हमारी प्रॉब्लम्स को, हमारे इश्यूज को आगे तक लेके जाते हैं। तो आगे कहाँ तक, आगे लेजिस्लेटिव असेंबली। और लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होती है, जहाँ पर ये सभी एमएलएज, वेदर दिस इज रूलिंग पार्टी और अपोजिशन पार्टी, दोनों ही पार्टियों के, बोथ रूलिंग और अपोजिशन दोनों पार्टियों के जो एमएलएज हैं वहाँ पर बैठते हैं और डिस्कशन करते हैं, और वहाँ पर फिर बिल पास होते हैं। बिल पास होने के बाद उनको एक्ट बनाया जाता है, रूल्स बनते हैं, डिस्कशंस होते हैं, डिबेट्स होती हैं। ठीक है, ये सब काम कहाँ पर होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली में। So, the legislative assembly is a place where leaders debate and discuss on important issues and make important bills. In addition to the legislative assembly, the press conference is also a mode of knowing what the government does for the people. यानी कि वहाँ पर बैठ करके तो सब डिस्कस हो गया, लेकिन वो हम तक कैसे पहुँचेगा कि वहाँ पर क्या डिस्कशन हुआ है, वो काम किसके थ्रू किया जाता है, मीडिया के द्वारा। ठीक है, आपने देखा है ना टीवी चैनल्स पे जो वहाँ पर डिस्कशंस होते हैं, डिबेट्स होती हैं, वो दिखाई जाती हैं। फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या होती है, यानी कि जो जर्नलिस्ट हैं वो इकट्ठे होते हैं और क्या करते हैं, जो पार्टीज़ होती हैं, जो एमएलएज होते हैं, जो मिनिस्टर्स होते हैं, उनसे सवाल करते हैं। यानी कि गैदरिंग ऑफ जर्नलिस्ट फ्रॉम द मीडिया हु आर इन्वाइटेड टू हियर about and ask questions on a particular issue and are then expected to report on this to the larger public। यानी कि जो भी इश्यूज होते हैं उनके बारे में जो मिनिस्टर्स हैं वो उनको बताते हैं, फिर जो जर्नलिस्ट हैं उनसे क्वेश्चन पूछते हैं उस इशू से रिलेटेड, और उनको फिर अपने अपने मीडिया, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, यानी कि चाहे वो टीवी चैनल्स हों या फिर न्यूज़पेपर्स हों, तो वहाँ पर इन सब को पब्लिश किया जाता है और वहाँ से फिर वो लोगों तक पहुँचाया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी सारी चीज़ें हैं वो पब्लिक तक पहुँचती हैं। The government works through various departments like public work department, agriculture, health and education। अब हमने पिछली क्लास में फंक्शन पढ़े थे गवर्नमेंट के, है ना, तो कितने सारे फंक्शंस होते हैं। तो इन सभी फंक्शंस के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, है ना, जैसे डिफेंस डिपार्टमेंट अलग होता है, हेल्थ डिपार्टमेंट हुआ, एजुकेशन डिपार्टमेंट अलग हुआ, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, जो सड़कें बनती हैं, डैम्स बनते हैं, ये सारे डिपार्टमेंट्स जो हैं वो अलग अलग होते हैं और हर डिपार्टमेंट का एक मिनिस्टर चुना जाता है। सो द गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू मेक न्यू लॉज फॉर द स्टेट रिगार्डिंग हेल्थ एंड सैनिटेशन। तो गवर्नमेंट के पास हमने पहले ही पढ़ा, गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू मेक न्यू लॉज एंड टू एनफोर्स दीज लॉज। गवर्नमेंट के पास पावर होती है ना, एंड पब्लिक कैन अपोज, पब्लिक अपोज भी कर सकते हैं, पब्लिक हैज़ द राइट टू अपोज। लॉज फॉर द स्टेट आर मेड बाय द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लॉज फॉर द कंट्री आर मेड बाय द यूनियन पार्लियामेंट। जैसे अभी हमने असेंबली इलेक्शन और लेजिस्लेटिव इलेक्शन पढ़ा था ना, स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पर, तो इसी तरीके से जो स्टेट लेवल पर लॉज बनते हैं वो किसके द्वारा बनाए जाते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, and the laws for the countries are made by the union parliamentary। okay, so this way the state government works। so I have explained each and everything।
However, if there is any doubt, you can keep me posted in the comment box. कमेंट सेक्शन में आप अपनी पोस्ट डाल सकते हैं. अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं, आपके डाउट्स हैं, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में डालें. आपकी क्वेरीज को ज़रूर सॉर्ट आउट किया जाएगा. लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. क्या कहने की ज़रूरत है ये आपको? हाँ, चलिए, तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. कीप वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड विद एनग्रेवर क्लासेस. थैंक यू.